देखिए, कल हम लोग वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन के बारे में अध्ययन करना शुरू किए थे, पढ़ना शुरू किए थे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वन एवं वन्य जीव संसाधन। क्या हो गया तू लोग के जी? क्या हो गया है? प्रकार और वितरण। आज का टॉपिक है। आज हम लोगों को पढ़ना है कि वन और वन्य जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, और वितरण का मतलब ये होता है कि किस क्षेत्र में कितने हैं। क्या वन या वन्य जीव सभी क्षेत्रों में समान रूप से फैले हुए हैं? जैसे बिहार की बात कर ले अगर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों से, तो बिहार की तुलना, तो वैसे राज्यों से तुलना करने पर पता चलेगा कि बिहार में वन नगण्य है। तो किन क्षेत्रों में वन या वन्य जीव कितने मात्रा में हैं ये पढ़ना है, और किस प्रकार के वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में एक ही प्रकार के वन पाए जाएंगे या हर क्षेत्र में एक ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। कल चर्चा करते समय हमने बताया कि हमारे तरफ कोई वन नहीं दिखाई दे रहा है, मैदानी क्षेत्र है, कृषि के लिए खेत है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नीलगाय, नीलघोड़ और इसके साथ नए क्षेत्रों में एक हिरन की प्रजाति दिखने को मिलती है। हिरन भी हम लोगों के तरफ काफ़ी मात्रा में आ गए हैं। तो ये जंगली जानवर ये 3 को दिख रहा है। इनमें से एक सियार जो प्रजाति होती है वो भी हमारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ वन्य जीव हैं जो हम लोगों के क्षेत्र में अभी भी मौजूद हैं। तो यही पढ़ना है कि हर क्षेत्र में सारे जीवों की भागीदारी समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बाघ है जैसे जीव हिंसक जंतु पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में खरगोश जैसे छोटे प्राणी भी पाए जाते हैं, कुछ जंगलों में बड़े बड़े हाथी पाए जाते हैं। तो ये भी है कि सभी जगह पर समान रूप से भी नहीं है और सभी जगह एक ही प्रजाति नहीं है, कहीं कोई अलग प्रजाति है, कहीं कोई अलग प्रजाति है। तो उसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। और जो अभी मैंने बताया कि हर जगह क्या एक ही प्रकार की प्रजाति है, तो कितने प्रकार के वन्य जीव होते हैं वो भी पढ़ना है। वन कितने प्रकार का होता है? क्या सारे वनों को एक ही जैसा नाम दिया गया है? क्या सारे वन एक ही जैसे हैं? नहीं, वन के भी कई प्रकार होते हैं। तो ये चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? और ध्यान रखेंगे एग्जाम के दृष्टि से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। वन विस्तार के दृष्टि से देखा जाए तो भारत दुनिया का 10वां देश है। जैसे क्षेत्रफल के मामला में 7वें नंबर पर हम लोग आते हैं, यानी जमीन हमारे पास कितनी है तो इस मामला में हम 7वें नंबर पर आते हैं। उसी तरह वन के विस्तार को देखा जाए कि कौना देश में कितना क्षेत्रफल में वन बा, वो स्थिति में हम लोगों का 10वां स्थान आता है। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। यहाँ पर 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ 68 है और वहाँ
809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, जो विश्व में प्रथम है। ब्राजील में 478 करोड़ हेक्टेयर, कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर। तब प्रथम द्वितीय तृतीय हो गया, समझ में आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर, चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़ हेक्टेयर, कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर। इस प्रकार से भारत से जो अग्रणी 9 देश हैं उनकी ये स्थिति है और भारत का 10वें नंबर पर स्थान आता है। तो इसको हम लोग ये डाटाबेस क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ये लिख लेते हैं। सबसे पहला, भारत वन विस्तार के दृष्टि से विश्व का 10वां देश है। अगर वन विस्तार के दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान विश्व में 10वां आता है और विश्व में जो इसका स्थान 10वां आता है, यहाँ टोटल 68 करोड़ हेक्टेयर। भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है और इस प्रकार यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। और इससे जो आगे 10 देश हैं उसमें अगर नंबर वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पर रूस, जहां 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, करोड़ हेक्टेयर वन का विस्तार। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, 478 करोड़ हेक्टेयर। तीसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर कनाडा आता है जहां 310 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 4 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ वन का विस्तार 303 करोड़ हेक्टेयर है। 5वें नंबर पर चीन आ जाता है, यहाँ 197 करोड़ हेक्टेयर वन का विस्तार। 6वें नंबर पर चीन के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ 164 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार। 7वें नंबर पर कांगो आता है, 134 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। 8वें नंबर पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। 9वें नंबर पर पेरू आता है, जहां 69 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार। तो इस तरह भारत से 9 देश ऐसे हैं जहां वन का विस्तार भारत से अधिक है। ठीक है ना। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 1963 में घट करके 3.8 करोड़ हेक्टेयर हो गया। अब अगर वन की बात करें तो सन 1948 में भारत की आज़ादी के अगले वर्ष की हम बात करें, उस समय जब एक रिपोर्ट जारी किया गया
FAO जो रिपोर्ट जारी करता है, तो इसने जब 1948 में अपना रिपोर्ट जारी किया तो बताया कि पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र का विस्तार है। ये 1948 में। 1963 आते आते 15 वर्षों में वन विस्तार भूमि का ह्रास हुआ, यानी अंधाधुंध वनों के कटाई हुई। परिणाम यह हुआ कि जो वन विस्तार 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर था वह घटकर के 3.8 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार पहुंच गया। ह्रास हो गई, कमी आ गई। और 1990 में यह और घट गया, और 1990 में घट करके यह 3.4 अरब हेक्टेयर भूमि पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से वनों का विनाश हो रहा है। किंतु जब 1990 में ये घटकर यहाँ पहुंचा तो पूरे विश्व का नजर इस चीज पर पड़ा कि एक बहुत बड़ी समस्या को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। वनों का इस गति से, इतनी तीव्र गति से विनाश होता गया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। भविष्य में एक बहुत बड़ा विनाश लीला देखने को मिलेगा। ऐसे में ससमय हमें सुधरना होगा और इस गलतियों में सुधार करने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें हुई और फिर लोगों ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया और वनारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया। वन के कटाव को रोकने का प्रयास किया। सभी देशों ने अपना अपना प्रयास जारी किया और परिणाम यह हुआ कि 2005 ईस्वी, अब 1990 के बाद फिर 15 वर्षों के बाद यानी 2005 ईस्वी में जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो इसमें कुछ सुधार आ गया और स्थिति लगभग 1948 तक पहुंच गई। यानी फिर से अब 4 अरब के आसपास में लगभग वन विस्तार है। 4 अरब। बात समझ में आ रही है? अब ये मैंने एक संभावित समानता बताया। ये नहीं कह रहा हूं कि एक्यूरेट 4 अरब था फिर एक्यूरेट 4 अरब हो गया। 3.952 अरब लगभग 4 अरब हो गया। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30%। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 30% है। बात समझ में आ रही है? और शायद आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम 33% क्षेत्र पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। ऐसे में आज हमारा विश्व कहा जाए कि एक समस्या से जूझ रहा है। अभी हम उस लक्ष्य को, जो न्यूनतम लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाए। 30% हो रहा है, होना चाहिए था 33%। अब देखो संख्या में बहुत छोटा लग रहा है ना, अरे 3% के तब आते हैं, लेकिन एक करा कि जब हेक्टेयर में देखल जाए तो बहुत ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा हो जाए कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। पूरा विश्व के क्षेत्रफल का 3% समझ में आता ना कितना बेसी हो जाए। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे। यह वन सर्वेक्षण FSI के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक है ना? अब अगर भारत की थोड़ा सा लिख लेते हैं, भारत में 2001 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का 19.27%।
क्षेत्र पर वन का विस्तार। आगे बात समझ में। और अगर इसी को FSI वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, FSI के रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 20.5% ना, 20.55%। IRS P6 संसाधन उपग्रह लीस थर्ड, क्या नाम है इसका? लीस थर्ड एक सुदूर संवेदी उपग्रह है जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं कि इमेजरी से भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त हुआ है। और इसकी 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60%। बात ना समझ में आए? देखिए कोई होके देखिए, बात क्या है हम समझाते हैं। जैसे जो वन क्षेत्र का आंकड़ा निकाला जाता है, तो इसका आंकड़ा निकालने के लिए भारत सरकार की जो अनुसंधान क्षेत्र होती है, उसने एक उपग्रह भेजा, ठीक ना। तो हर काम के लिए अलग अलग प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं। यह अनुसंधान करने के लिए हम लोग उपग्रह भेजे थे, भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजे थे। तो इस उपग्रह का नाम कुछ रखाएगा ना। अब कौनो चीज़ हम कौनो काम करते हो तो उसका नाम रखते हैं। तो ये जो उपग्रह भेजा गया, उपग्रह कहाँ भेजा जाता है ये सब पता है ना। तो वही उपग्रह जब भेजा गया, वहाँ से क्या करेगा, पृथ्वी का तस्वीर लेगा। और चूंकि हम लोग अपने देश के तस्वीर के लिए भेज लेते हैं, इमेजिंग के लिए भेज लेते हैं, तो इसी का नाम जो उपग्रह भेजा गया ना, एक सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह थी, उसका नाम है लीस थर्ड। उसका नाम रखाई रहे लीस तृतीय, लीस, ठीक ना। सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक ना। IRSP 6 संसाधन उपग्रह लीस तृतीय। आइए ना समझ में, इसका क्या था। देखो, जैसे एक पूरा नामो अब ऐसे रहता है तो लगता है कि इतना बड़ा नाम रख ले ना, का जरूरत है ना। भाई वैज्ञानिक लोग अपना नाम रखता है, सोची बुझा जाए। एमे उपग्रहों के नाम रहता है, उपग्रहवा के ले जाने वाला जोन होता है वो करो नाम रहता है। उपग्रहवा को जब पहुंचाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना, वो न ले जाएगा उसको अंतरिक्ष में, उपग्रहवा कैसे फेंक देंगे तो पहुंच जाएगा ना। ना, ये उपग्रह को कहाँ भेजा जाता है? अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाता है, पृथ्वी के बाहरी कक्ष में इसको भेजा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जब इसके बाहर जाता है निर्वात में, तो निर्वात में क्या होता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगा, जो गति कर रहा है वो गतिमान रहेगा, ये होता है ना।
तो जब यह उस बाहरी कक्ष में पहुंचाया जाता है, और चूंकि उपग्रह का काम क्या है, उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसको उपग्रह कहते हैं। तो ये पृथ्वी के लिए भेजा जाता है। तो एकर काम का है कि पृथ्वी के चक्कर लगाए। अब बताओ ये कैसे चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के कैसे चक्कर लगाएगा? उड़िए के चक्कर लगाएगी। सब कुछ जानता है कि चक्करवा लगाएगा, गतिमान कैसे रहेगा? गति में एक हो रही तब न चारों तरफ घूमत रही, ना तो एक जगह अस्थिर न हो जाए, फेंक देव कोनो वस्तु गिर गई। अब जैसे ही बा एक हम इधर रख देनी तो ये अस्थिर हो ना, और चारों तरफ गति करेगा तब न चक्कर लगाई। तो गति कैसे करता है उपग्रह? ओकरा गति करेगा जैसे बा गाड़ी बा, ओकरा के गति करे खातिर हमें इंजन लगनी जा, हमें पेट्रोल डालनी जा, तब न गति करता है। उसी उपग्रह की गति करे खातिर कुछ चाहिए ना। तो अब आप लोग कभी सोचले है कि एकरा में कौन मशीन लगता है और कौन ईंधन डलाता है? उपग्रह में कोई ईंधन डलाता है? सुन ले, पता है? तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि मान लो अगर हम कोई ईंधन डालेंगे तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, और कितना दिन भर डालेंगे? अब देखो वो हमारा चेला कह रहा है कि सर जी सौर प्लेट ना लगा दे। क्या कहा? सोलर प्लेट ना कहाँ भेजा जा रहा है? कि पता है सोलर प्लेट कहाँ, सोलर सिस्टम कहाँ काम करेगा? जहाँ सौर विकिरण प्राप्त होगा वो ही है ना। तो देखो बताते बात ध्यान से समझना है। ये जो उपग्रह होता है ना, जो सैटेलाइट होता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का गति कर रहा है कि ना? अब वो ग्रह में कौन इंजन लगल है? ओकरा में कोनो बल लग रहा है। अपनी अपनी बात। एकर मतलब कम से कम इतना पता है कि 6, 7, 8 क्लास में ना तो बढ़िया से फिजिक्स पढ़ के आया है और ना बढ़िया से ज्योग्राफी पढ़ के आया है ना। देखो एगो गुरुत्वाकर्षण, अरे तो गुरुत्वाकर्षण जैसे हाँ तो अपनी अपनी ओर खींचेगा तो चक्कर कैसे लगाएगा? तो एकर मतलब ये सब पढ़ ले नहीं है। देखो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम इस पर, भले आज कम ही पढ़ेंगे। बैटरी खत्म हो गया का? अच्छा जितना आया होगा तो कट गया। चलो देखो कनेक्ट कर लेगा आप। ये चल रहा है ना? देखिए बताते हैं। जब आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में, तो इसमें आप लोगों के एक घटना पढ़ाया गया होगा, बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये सब अभी नहीं पढ़ ले तो अब उतना जड़ी में हम जीवो नहीं करेंगे, तब बहुत लंबी कहानी है पृथ्वी को समझने की, कभी बता देंगे। अब देखो हर चीज़ अपने टाइम पर होना चाहिए, हम बताते हैं हर चीज़ अपने टाइम पर होना चाहिए, और टाइम के इर्द गिर्द अगर कोनो काम करेंगे तो सही नहीं लगेगा ना। बुझाया? अब बरसात का मौसम आ गया, धान की फसल उगाने का टाइम है। हम में से कोई जिदिया जाए कि ना हम गेहूँ में बो उग जाई, खेसारी पैर दिया तो हो जाई। तो समय पर हर चीज अच्छी लगती है। तो जो चीजें जिस टाइम पर अच्छी लगती है उसी टाइम पर अच्छा है। अभी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ के आगे निकलेंगे। तो एक बात हम लोग सुन ले होंगे कि निर्वात पढ़ ले होगा फिजिक्स में, तो लोग तो हमें पढ़ ले होगा कि कोनो वस्तु अगर गतिमान कर दिया जाए तो गति करता रहे।
अगर उसको स्थिर कर दिया जाए तो वो स्थिर रहेगा, पता है ना। तो जब हम पृथ्वी के बाह्य कक्ष में जाते हैं तो वो इसी तरह का है, निर्वात, वहाँ कोई भी आकर्षण बल काम नहीं करता, ठीक ना। तो वहाँ जो गतिमान वस्तु चल गया वो गति करता रहेगा, और जो रुक गया सो रुक गया। तो ये जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, तो ये सैटेलाइट का काम है चक्कर लगाना, यानी गति प्रदान करना। तो एक बार अगर एक के गति दे दिया ऊर्जा तो फिर रुकी नहीं, रुकेगी। तो इसमें कोनो इंजन या कुछ लगल नहीं रहता है, बस एक के ले जाए वाला एगो यान रहता है जिसको हम लोग रॉकेट भी कहते हैं, ठीक ना, या उपग्रह लॉन्चिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब एकरा से इसको पृथ्वी के पलायन गति से इसको भेजा जाता है। पृथ्वी के पलायन गति पढ़ ले होगा तो लोग, तो इसको उस गति से भेज दिया जाता है। जब उस गति से कोनो वस्तु को उस गति प्रदान कर दोगे तो पलायन गति क्या है, वह पृथ्वी के कक्ष से बाहर उसको पहुँचाएगा, यही लोग का पलायन गति नाम है। अब उस गति से जाता है और वहाँ एक झटका दे करके, एक धक्का दे करके हमारे उपग्रह को छोड़ देता है। अब उपग्रह एक बार गति पकड़ लेता है तो हमेशा गति में रहेगा। तो इस तरह से वो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, और उसमें कैमरा लगा रहता है। टेक्नोलॉजी देखिए रहे हो, एक से एक सिस्टम वाला कैमरा आ गया, रिमोट सेंसिंग कैमरा, जिसका काम है कि अपना मने वो चित्र लेता रहेगा और उसको लोग पृथ्वी से भी कंट्रोल करते हैं, इधर से कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो यही जो उपग्रह है ना, ये अपना तस्वीर लेके भेजता है, तो इससे हम लोगों के एक एग्जैक्ट डाटा मिला, ठीक ना। अब पहले जो अंदाजे पर थोड़ा बहुत छानबीन करके, सर्वेक्षण करके जो हम आंकड़े प्रस्तुत करते थे, तो वो आंकड़े गलत सही हो सकते थे। अब ये एक एग्जैक्ट डाटा देने का काम करता है, और इसी का रिपोर्ट जब कराए कि 2005 में इसकी 10वीं रिपोर्ट, 2005 से पहले 9 गो रिपोर्ट भेज चुका था। जब ये 2005 में अपनी 10वीं रिपोर्ट इस उपग्रह में 2005 में अपने 10वीं रिपोर्ट, जब 10वीं रिपोर्ट भेजा तो इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि भारत में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर, 71 करोड़ हेक्टेयर, अर्थात 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है, ठीक ना। ये अब 2005 के आंकड़ा है, 2005 के, जिसको अद्यतन आंकड़ा भी कहा जा सकता है। ढेर दिन ना, अभी तो 20 साल पहले। ये उसके गति पर डिपेंड करता है। अब सबका ये बराबर लगेगा थोड़े। सैटेलाइट हिंदी में कहो ना, उपग्रह को, चंद्रमा का अलग टाइम लग जाएगा, अन्य चीज़ों को अलग टाइम लग जाएगा, सबकी गति अलग है, अलग अलग टाइम लगता है। आप किस गति से उसको वहां धक्का दिए। भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है, जिसका चर्चा हमने शुरू में किया था। भारत में भी देखा जाए तो वनों का विस्तार सभी जगह एक समान नहीं है। यहाँ का पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य प्रदेश वन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। याद रखेंगे, भारत का जो पूर्वोत्तर राष्ट्र, अक्सर मैं उसको 7 सिस्टर के नाम से आपको बताता हूँ, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। हाँ, अरे 7 माने 7 होता है, सिस्टर माने बहन होता है। याद आता है हर चीज में। चलो देखो, सब कोई के कान बगल में रहता था, पीछे पीछे चलो देखो, तो कहने का मतलब ये जो 7 सिस्टर है, यानी पूर्वोत्तर राज्य ना, भारत के नक्शा बनाते हो तो यहाँ पर इस तरह से इसे बनता है। यहाँ हम लोग इस तरह से, अगर इस तरह से चेहरा करके देखें तो दाहिनी तरफ, और अगर इस तरह से देखें तो बाईं तरफ। जो इस तरह से गिर के जो आकृति बनती है ना, बांग्लादेश के साथ सटा हुआ, वही
पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य आइए वो भारत के ठीक मिड पॉइंट में है मध्य प्रदेश। इन क्षेत्रों में अगर वन की बात किया जाए तो काफी अधिक है, वन का विस्तार बहुत अधिक है। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यानी द्वीप समूहों को भी शामिल कर लिया जाए तो सबसे आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 90.3% भूमि पर खाली जंगल है, वन है, बाकी के क्षेत्र पर और अन्य प्रकार की चीज। समझ में आ गया? तो इस तरह से अब जहां 90% की बात आती है, एक नंबर पर रहबे ना करेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे परसेंटवे में वो आगे है, क्षेत्रफल में आगे नहीं। ना बुझाएगी? अब मान जैसे उदाहरण, ए का क्षेत्रफल है 10 हेक्टेयर और बी का क्षेत्रफल है 200 हेक्टेयर। ध्यान रखेगा, एकड़ 90%, 9 हेक्टेयर ना, एकड़ 10% यानी 20 हेक्टेयर। अब तो 6% के मामला में देखल तो बहुत आगे ना, 90% और प्रतिशत के मामला में बहुत पीछे है। लेकिन देखनिए आंकड़ा के मामला में आवल जाए तो ये बहुत छोटा होगा कि ना। तो ऐसे ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन ओकर जितना भौगोलिक क्षेत्रफल बा ओकर 90% भूमि पर वन का विस्तार है, 90.3%। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश को देखा जाता है एक बड़ा राज्य है, इसका छोटा परसेंट भी क्षेत्रफल में ज्यादा होता है। कब से बंद है? इसमें आवाज आ रहा है, देखना पड़ेगा अब तो।